बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 6 नियुक्तिकरण के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम इसके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नियुक्तिकरण का क्या आशय है। देखिए, यहाँ नियुक्तिकरण का अर्थ पूछा गया है। नियुक्तिकरण का अर्थ है लोगों को कार्यरत करना, यानी लोगों को काम पर लगाना। यह कार्यबल नियोजन से प्रारंभ होता है तथा इसमें अन्य कार्य जैसे भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पदोन्नति, क्षतिपूर्ति एवं कार्यबल निष्पादन, मूल्यांकन, आकलन सम्मिलित है। देखिए, इसके अंतर्गत भर्ती का कार्य किया जाता है, चयन का कार्य किया जाता है, इसके अंदर प्रशिक्षण, विकास के कार्य किए जाते हैं, पदोन्नति, क्षतिपूर्ति के कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं। यानी किसी संगठन में जो रिक्त पद हैं उसको भरने के लिए जो भी कार्य होते हैं वे नियुक्तिकरण के अंतर्गत किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, भर्ती के दो महत्वपूर्ण स्रोत बताइए। देखिए, भर्ती के दो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। यहाँ पर हम दोनों स्रोतों के दो उदाहरण देखते हैं। भर्ती के महत्वपूर्ण स्रोत, आंतरिक स्रोत, पहला स्थानांतरण और दूसरा पदोन्नति। आंतरिक स्रोत में स्थानांतरण और पदोन्नति से एक संगठन के अंदर से ही भर्ती का कार्य किया जाता है। बाह्य स्रोत, प्रत्यक्ष भर्ती और प्रतीक्षा सूची, इनके माध्यम से बाहरी स्रोतों से कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। तीसरा प्रश्न है, कारखाने के कर्मचारी नई मशीनों पर काम करने में असमर्थ हैं और हमेशा पर्यवेक्षक की मदद की मांग करते हैं। पर्यवेक्षक बार बार बुलाए जाने का बोझ अनुभव करता है, उपाय सुझाएं। उत्तर क्या है? देखिए, पर्यवेक्षक को अपने कर्मचारियों को कार्य करने के सही तरीके से प्रशिक्षण देना चाहिए। देखिए, पर्यवेक्षक को यह चाहिए कि वह अपने अधीनस्थों को कार्य करने के सही तरीके समझाए। कार्यस्थल पर ही वह उन्हें सही तरीके से अवगत करा दे ताकि वे अच्छे तरीके से काम करें और उसे बार बार ना बुलाएं। दूसरा तरीका है, पर्यवेक्षक को नई मशीनों के प्रयोग के संबंध में कर्मचारियों को अच्छे तरीके से समझाना चाहिए और नई मशीनों को किस प्रकार काम में लेना है इसके बारे में भी उसे अपने अधीनस्थों को अच्छे तरीके से समझा देना चाहिए। इससे बार बार उसको नहीं बुलाया जाएगा। चौथा प्रश्न है, उत्पादन की गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं है। जांच पर यह देखा गया कि अधिकांश श्रमिक मशीनरी के उचित संचालन से पूरी तरह से अवगत नहीं थे। मानकों को पूरा करने के लिए उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है, कारखाने में कार्य करने के उचित वातावरण का निर्माण किया जाना। अच्छा वातावरण जब कर्मचारियों को मिलेगा तो वे अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। कर्मचारियों को मशीनों पर कार्य करने की प्रणाली के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना और सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें मशीन पर कार्य करने के संबंध में पर्याप्त और सही तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना। इससे उनका काम अच्छे गुणवत्ता का होगा। तीसरा है, कर्मचारियों को मशीनों पर कार्य करने के लिए उचित कार्य प्रणाली को बताने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए, अब उन्हें अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना है तो इसके लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि उन्हें अच्छे तरीके से कार्य प्रणाली को समझा सके। इससे उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। अगला प्रश्न है, देखिए पांचवा प्रश्न, हाईटेक मशीनों के ज्ञान की कमी के कारण कारखाने के कर्मचारी निष्क्रिय रहते हैं। इंजीनियर को बार बार बुलाने की आवश्यकता होती है जो उच्च ओवरहेड शुल्क का कारण बनता है। इस समस्या का हल सुझाएं। कर्मचारियों को उच्च प्रौद्योगिकी वाली मशीनों का प्रयोग करने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए, इस समस्या से निराकरण कैसे पाया जाए? कर्मचारियों को अच्छा प्रशिक्षण दिलाकर, उचित प्रशिक्षण यदि उन्हें प्राप्त हो गया है तो बार बार इंजीनियर को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा है, कर्मचारियों को उच्च प्रौद्योगिकी वाली मशीनों का प्रयोग करने के लिए अच्छे तरीके से प्रेरित किया जाए और कर्मचारियों को यह प्रेरणा दी जानी चाहिए कि वे उच्च तकनीक वाली मशीनों को आसानी से चला सकते हैं। यदि वे अच्छे तरीके से प्रेरित हो गए, उन्हें अच्छे तरीके से अभिप्रेरित कर दिया गया है तो वे आसानी से ऐसी मशीनों को चलाना सीख जाएंगे, उन पर अच्छे तरीके से कार्य करेंगे और इससे संगठन को नुकसान भी नहीं होगा।
लघुत्तरात्मक प्रश्न, भर्ती से क्या आशय है, यह चयन से अलग कैसे है। देखिए, भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपक्रम में रिक्त पदों पर अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाता है आवेदन करने के लिए। आइए देख लेते हैं। भर्ती कार्य से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो किसी पद या कार्य करने के लिए संभावित कर्मचारियों की पहचान करती है। वह प्रक्रिया जिसमें संभावित कर्मचारियों को आकर्षित या प्रेरित किया जाता है कि वे संगठन में कार्य करने के लिए अपने आवेदन पत्र दें। जो रिक्त पद है उसके लिए वे आवेदन करें। भर्ती व चयन में अंतर, देखिए भर्ती और चयन में अंतर देख लेते हैं। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है जबकि चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। देखिए, भर्ती के अंतर्गत आवेदकों को आमंत्रित किया जाता है आवेदन करने के लिए, रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जबकि चयन के अंदर उन लोगों में से छटनी की जाती है और उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है। इसलिए चयन को नकारात्मक कहा जाता है और भर्ती को सकारात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। भर्ती में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि चयन में प्रार्थना पत्रों में उपयुक्त का चयन किया जाता है। जितने भी आवेदन आए हैं, देखिए एक पद है उस पर अधिक से अधिक लोग आवेदन करें, यह कार्य तो होता है भर्ती के अंतर्गत। और चयन के अंतर्गत उनमें से उपयोगी व्यक्ति का चयन किया जाता है जो कि संगठन के लिए उपयुक्त हो। कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, जबकि कर्मचारियों के चयन का कार्य कर्मचारियों की भर्ती के बाद किया जाता है। देखिए, भर्ती का कार्य पहले किया जाता है, भर्ती का कार्य नियुक्ति से पहले किया जाता है और जब आवेदन आ जाते हैं उसके बाद चयन का कार्य किया जाता है। मतलब भर्ती के बाद में चयन का कार्य प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, एक संगठन सुरक्षा सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए ऐसे उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है जो विश्वसनीय हो और अपने ग्राहकों के भेद का खुलासा न करें। चयन प्रक्रिया में क्या क्या कदम शामिल किए जाने चाहिए। देखिए, सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है जो गोपनीयता बनाए रखें, विश्वसनीय हो। इसके लिए क्या कदम कोई व्यक्ति या कोई संगठन उठा सकता है। एक संगठन में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए निम्न कदमों को उठाया जाना चाहिए। पहला, संगठन में भर्ती के लिए उचित विज्ञापन दिया जाना चाहिए। मतलब सुरक्षा सेवाओं के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता है तो इस संबंध में विज्ञापन स्पष्ट रूप से दे दिया जाना चाहिए। दूसरा, कर्मचारियों का चयन करने के लिए जो साक्षात्कार लिया जाए उसमें यह जांच की जानी चाहिए कि वे संगठन की सूचनाओं को गुप्त रख सकते हैं या नहीं। साक्षात्कार के समय इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिससे ये पता लगे कि वह विश्वसनीय है या नहीं, वह गोपनीयता को बनाए रख सकता है या नहीं। तीसरा, प्रार्थियों के द्वारा दिए गए संदर्भ सूत्रों की पर्याप्त जांच की जानी चाहिए और प्रार्थी द्वारा जो भी सूचनाएं अपने आवेदन में दी गई है उसके संदर्भ सूत्रों की अच्छी तरीके से जांच कर लेनी चाहिए। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे नियुक्ति दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है नंबर 3, एक कंपनी पेपर प्लेट्स और कटोरे का निर्माण करती है। यह प्रत्येक दिन 1 लाख प्लेट और कटोरे का उत्पादन करती है। स्थानीय त्योहार के कारण इसे अतिरिक्त 50,000 प्लेटों और कटोरों का त्वरित आदेश मिला। इन परिस्थितियों में आदेशों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली भर्ती प्रक्रिया विधि की व्याख्या करें। देखिए, त्योहार है, स्थानीय त्योहार, इस पर अतिरिक्त आपूर्ति के लिए इसे भर्ती करने की आवश्यकता हुई है। तो यह संगठन कौन सी भर्ती प्रक्रिया अपनाएगा, देख लेते हैं उत्तर में। इसके लिए ठेकेदारों से संपर्क किया जाना चाहिए। देखिए, ठेकेदार तुरंत जल्दी से कर्मचारियों की व्यवस्था कर देते हैं। इनके पास कई सारे कर्मचारी होते हैं जो ये आसानी से डेली वेजेज पर एक फर्म को उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि ये संभावित मजदूरों से संपर्क बनाए रखते हैं तथा कम समय के नोटिस पर भी वांछित संख्या में अकुशल श्रमिकों को उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में श्रमिक आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। हाँ, वे श्रमिक जो हैं वे अकुशल प्रकृति के हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रशिक्षण और विकास के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए अंतर कुछ आधार पर देखते हैं। अर्थ के आधार पर प्रशिक्षण किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौशल और ज्ञान प्रदान करना है, यानी किसी विशेष कार्य को करने के लिए कुशलता प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना ही प्रशिक्षण होता है। जबकि जो विकास है वह कर्मचारियों को सभी दृष्टियों से निपुण बनाना है, उनका मनोबल बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े, उनका विकास हो, यह विकास के अंतर्गत होता है। उद्देश्य, प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को वर्तमान कार्य में कुशलता प्रदान करना है, यानी जो वे वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उस कार्य में उन्हें कुशल बनाना इसका उद्देश्य होता है। जबकि विकास का उद्देश्य होता है भावी कार्यों के लिए क्षमताओं और कुशलताओं का विकास करना, यानी भविष्य में जो वे कार्य करेंगे, कर्मचारी कार्य करेंगे, उनके लिए वे कुशल हो, उनके लिए वे सक्षम हो, योग्य बने, उनमें क्षमताओं का विकास हो, यही इसके अंतर्गत किया जाता है। विधियों के आधार पर प्रशिक्षण की विधियां द्वारा दिया जाता है। प्रशिक्षण कुछ निश्चित विधि द्वारा दिया जाता है, ऑन द जॉब विधियों द्वारा, ऑफ द जॉब विधियों द्वारा। जबकि विकास सेमिनार, सम्मेलन जैसी विधियों द्वारा किया जाता है। विकास का कार्य सेमिनारों में या सम्मेलन के माध्यम से किया जाता है। अवधि के आधार पर प्रशिक्षण अल्पकालीन प्रक्रिया है, कुछ समय तक ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जबकि जो विकास का कार्य है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास लगातार चलता रहता है, यह कार्य लगातार होता रहता है। केंद्र, देखिए प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु कार्य केंद्रित होता है, यह कार्य पर निर्भर होता है, किस कार्य को करवाना है उसके संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जबकि विकास व्यक्ति केंद्रित होता है, यह व्यक्तियों का विकास किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, भर्ती के आंतरिक स्रोतों को क्यों अधिक किफायती माना जाता है। देखिए भर्ती के जो आंतरिक स्रोत होते हैं, यानी स्थानांतरण द्वारा, पदोन्नति द्वारा भर्ती करना, तो ये किफायती क्यों माना जाता है। आइए देखते हैं। भर्ती के आंतरिक स्रोतों निम्न कारणों से किफायती माना जाता है। जो आंतरिक स्रोत होते हैं उनको निम्न कारणों से किफायती मानते हैं। कर्मचारी अपने कार्य निष्पादन के सुधार के लिए अभिप्रेरित होते हैं। देखिए आंतरिक स्रोतों से जो कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं वे अपने कार्य निष्पादन के लिए पहले से ही अभिप्रेरित होते हैं। स्थानांतरण कर्मचारियों को उच्च पदों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक उपकरण है, और स्थानांतरण के कारण एक कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जा सकता है। वह अलग अलग पदों पर जाकर प्रेरित होता है, वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उस कार्य को करने में सक्षम बनता है, जो कि भविष्य में उसे उच्च पद पर जाने में सहयोग प्रदान करता है। बाह्य स्रोतों से भर्ती की तुलना में अधिक सस्ती है, और यही कारण है कि यह बाह्य स्रोतों की तुलना में अधिक सस्ती होती है। न तो विज्ञापन देना पड़ता है, न ही किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करना होता है। गए आंतरिक भर्ती चयन प्रक्रिया तथा अनुस्थापन को भी सरल कर देती है। जो कर्मचारी पहले से ही संस्था में कार्य कर रहे हैं उनका मूल्यांकन अधिक यथार्थ रूप में किया जा सकता है। यह आर्थिक रूप से लाभकारी है। यह भर्ती का अधिक विश्वसनीय तरीका है। देखिए कर्मचारियों के बारे में संगठन को पहले से ही पता होता है, उनके कार्यों का पहले से ही उनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता रहता है, तो उसके बारे में वे सारी जानकारी रखते हैं, इसलिए उन्हें कोई अलग से व्यय नहीं करना पड़ता, कोई विशेष प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। तो यह एक विश्वसनीय तरीका होता है और आर्थिक रूप से भी लाभ प्राप्त होता है। स्थानांतरण से यह भी लाभ है कि अतिरिक्त विभागों से कार्य शक्ति का स्थानांतरण किया जा सकता है, या वहां जहां कर्मचारियों की कमी है, किसी विभाग में अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं क्षमता से, तो वहां से स्थानांतरण करके कमी वाले विभागों में भेजकर लोगों की पूर्ति की जा सकती है। तो यह भी एक बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है एक उपक्रम को। छठा प्रश्न है, कोई भी संगठन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह सही नौकरी के लिए सही तरीके से व्यक्तियों से विभिन्न पदों को भरता और रखता न हो। स्पष्ट करें। देखिए एक कथन कहा गया है कि कोई भी संगठन तब तक सफल नहीं हो सकेगा जब तक वह सही नौकरी के लिए सही तरीके से, सही नौकरी के लिए सही तरीके का प्रयोग करके वह उपयुक्त व्यक्तियों का चयन ना कर ले, उन्हें अपने यहाँ स्थायी रूप से रखता न रहे। इसे हमें स्पष्ट करना है। नियुक्तिकरण का संबंध मानवीय संसाधनों से होता है जो अन्य संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं। देखिए नियुक्तिकरण कार्य के अंतर्गत मानवीय संसाधनों का सही तरीके से नियुक्तिकरण किया जाता है, जो कि अन्य संसाधनों का अपनी कुशलता से प्रयोग करता है।
नियुक्तिकरण प्रत्येक संगठन के लिए आवश्यक है। यह सही पद पर सही व्यक्ति का चुनाव करता है। देखिए, नियुक्तिकरण के माध्यम से सही व्यक्ति का सही पद के लिए चुनाव किया जाता है। संगठन में मानव शक्ति एक प्रमूल्य संपत्ति है, इसलिए इसका महत्व अधिक है। और संगठन के लिए मानवीय शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसका बहुत महत्व होता है। योग्य कर्मचारियों को खोजना विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारियों को खोजने में सहायता करता है। देखिए, नियुक्तिकरण के माध्यम से योग्य कर्मचारी एक संगठन ढूंढने का कार्य करता है। बेहतर निष्पादन उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त पदों पर नियुक्ति से कार्य का बेहतर निष्पादन होता है। जब सही व्यक्ति किसी सही कार्य को करता है तो उससे परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं, इसलिए उपक्रम को लाभ प्राप्त होता है। निरंतर विकास प्रबंधकों द्वारा उत्तरोत्तर नियोजन द्वारा संस्था के निरंतर विद्यमान रहने में तथा उसके विकास के लिए आश्वस्त करता है। देखिए, जब सही व्यक्ति सही समय पर संगठन नियुक्त करता रहेगा और उन्हें अपने पास बनाए रखेगा तो इससे संगठन को फायदा होगा। वह लंबे समय तक विकास करता रहेगा, लंबे समय तक अपने उपक्रम को जीवित रखने में सफल हो पाएगा। मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग नियुक्तिकरण की सहायता से मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव है। नियुक्तिकरण के माध्यम से सही कार्य को करने के लिए अच्छा व्यक्ति मिल जाता है, उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव होता है, इससे काम आसानी से होते रहते हैं। कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि एवं मनोबल वृद्धि में सहायक उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन तथा कर्मचारियों के योगदान का न्यायोचित प्रतिफल के द्वारा कार्य संतोष में सुधार करता है तथा कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है। देखिए, नियुक्तिकरण के माध्यम से जब कर्मचारियों को सही प्रतिफल प्राप्त होता रहेगा तो इससे उनके कार्य संतोष की भावना बढ़ेगी और उनका मनोबल भी बढ़ता है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव संसाधन प्रबंधन में कई विशेष गतिविधियां और कर्तव्य शामिल हैं, व्याख्या करें। देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन में क्या क्या शामिल है ये यहां पर पूछा गया है। आइए देख लेते हैं। कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम मानव संसाधन प्रबंधन का है। कैसा मानवीय संसाधन? कुशल मानवीय संसाधन। इसके लिए बड़े संगठनों में पृथक से मानव संसाधन विभाग स्थापित किया जाता है। यह विभाग मानव संसाधन प्रबंधक की देखरेख में कार्य करता है। मानव संसाधन प्रबंधन में मानव संसाधन की भर्ती, चयन, विकास, उपयोग, प्रशिक्षण, क्षतिपूर्ति और अभिप्रेरणा को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधनों की भर्ती, चयन, उनकी नियुक्ति, उनका विकास, उपयोग, प्रशिक्षण, क्षतिपूर्ति व अभिप्रेरणा मोटिवेशन को सम्मिलित करते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित क्रियाएं तथा कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं। भर्ती, जैसे योग्य व्यक्तियों की खोज करना, यानी भर्ती का कार्य करना, कार्य का विश्लेषण, विभिन्न कार्यों के बारे में सूचना एकत्रित करना तथा कार्यों का विवरण तैयार करना, किन किन कार्यों को करवाया जाना है उनका विवरण तैयार करना, उन रिक्त पदों की जानकारी एकत्र करना, क्षतिपूर्ति तथा प्रोत्साहन योजनाओं का विकास करना, किस प्रकार के वेतन दिया जाएगा, कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएगी, किस प्रकार से क्षतिपूर्ति योजना बनेगी, इसको विकसित करने का कार्य भी इसमें होता है। कुशल निष्पादन तथा जीवन वृद्धि हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा विकास। देखिए, कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षित करना, उनका विकास करना, यह भी मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत किया जाता है। श्रम संबंध, संघ प्रबंध संबंधों का अनुरक्षण रखरखाव करना, श्रमिक संगठनों से प्रबंध के जो संबंध होते हैं उन्हें मधुर बनाने का कार्य भी मानव संसाधन प्रबंधन द्वारा किया जाता है। शिकायतों का निराकरण, देखिए, कर्मचारियों की जो शिकायतें होती हैं उन्हें दूर करने का कार्य भी मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत इस विभाग द्वारा किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना, कानूनी मामले तथा कानूनी पेचों से कंपनी की सुरक्षा तथा बचाव करना, ये सभी कार्य एक मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के द्वारा किए जाने वाले कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 2, कर्मचारियों के चयन के लिए प्रक्रिया की व्याख्या करें। कर्मचारियों के चयन के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाना है उस प्रक्रिया की हमें व्याख्या करनी है। कर्मचारियों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया,
देखिए पहली प्रक्रिया है प्रारंभिक जांच। जब भर्ती के दौरान हमने कई सारे आवेदन आमंत्रित कर लिए तो हमें जिस पद के लिए भर्ती करनी है, जिस पद पर नियुक्ति प्रदान करनी है, उस पद के लिए प्राप्त आवेदनों में से हम प्रारंभिक जांच द्वारा उपयुक्त फॉर्मों को जांचते हैं। आवेदन पत्रों में दी गई सूचना के आधार पर अयोग्य अथवा अनुपयुक्त पद इच्छुकों की छंटनी में प्रारंभिक जांच प्रबंधक की सहायता करती है। दूसरा है चयन परीक्षाएं। रोजगार परीक्षाएं एक ऐसा यंत्र है जो व्यक्तियों की विशेषताओं को मापती है। ये विशेषताएं भिन्न श्रेणी की क्षमताएं जैसे शारीरिक निपुणता से लेकर बुद्धि या व्यक्तित्व संबंधित हो सकती है। देखिए कई प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जैसे आपका व्यापार से संबंधित क्या योग्यता है, कौशल से संबंधित आपकी क्या योग्यता है, आपके पास किस प्रकार की बौद्धिक योग्यता है। इन क्षमताओं को मापने के लिए कई प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। रोजगार साक्षात्कार। देखिए साक्षात्कार औपचारिक होते हैं, आमने सामने बैठकर लिए जाते हैं। इनका उद्देश्य उम्मीदवार की उपयुक्तता ज्ञात करना है, उम्मीदवार के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना, उम्मीदवारों को काम की शर्तों सहित काम की रूपरेखा बताना है। संदर्भ तथा पृष्ठभूमि जांच या परीक्षण। अंतिम चयन से पूर्व भावी नियोक्ता आवेदक के संदर्भों की जांच करता है। इसके अंतर्गत उम्मीदवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिछला रोजगार, शिक्षा, पुलिस रिकॉर्ड की पूरी छानबीन की जाती है। देखिए उसके द्वारा जो भी बातें बताई गई है उन संदर्भों की विस्तार से जांच की जाती है। उसका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके परिवार के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में, उसके पूर्व रोजगार के बारे में छानबीन की जाती है। चयन निर्णय। अंतिम निर्णय उन उम्मीदवारों में से होता है जिन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण की है, जिनका साक्षात्कार तथा संदर्भ परीक्षण हुआ है, उनमें से चयन का कार्य प्रबंधक द्वारा किया जाता है। संबंधित प्रबंधक के विचार सामान्यतः अंतिम चयन में निर्णायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि नए कर्मचारियों के निष्पादन के लिए वही उत्तरदायी होता है। चूंकि प्रबंधक खुद उत्तरदायी होता है, इसलिए वही इनके चयन का निर्णय भी लेता है। शारीरिक एवं डॉक्टरी परीक्षण। चयन के निर्णय के पश्चात तथा इसके पहले कि उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया जाए, उम्मीदवार को डॉक्टरी परीक्षण करवाना होता है कि वह शारीरिक रूप से कार्य के लिए फिट, उपयुक्त है या नहीं। देखिए कई रोजगार ऐसे होते हैं जिन पर शारीरिक रूप से दक्ष व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है, इसके लिए उनका शारीरिक और मेडिकल परीक्षण करवाया जाता है। पद प्रस्ताव। चयन प्रक्रिया का अगला चरण उन व्यक्तियों आवेदकों को नौकरी का प्रस्ताव देना है जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास की है। नौकरी का प्रस्ताव नियुक्त पत्र के माध्यम से दिया जाता है। देखिए अब कार्य आता है नियुक्ति पत्र देने का, रोजगार प्रस्ताव देने का। यह लिखित होता है, जो कि जिन्होंने समस्त प्रकार की परीक्षाएं पास कर ली, जिनका मेडिकल भी हो चुका है, जिन्होंने साक्षात्कार भी पास कर लिया है, उन्हें इस प्रकार का क्या है नियुक्ति पत्र दिया जाता है। उसकी स्वीकृति की पुष्टि भी की जाती है। चयनित कर्मचारी को कार्य पर कार्यभार संभालने के लिए एक उपयुक्त समय देना चाहिए। रोजगार समझौता। नौकरी का प्रस्ताव देने के उपरांत जब उम्मीदवार उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तब कुछ दस्तावेज प्रलेख नियोक्ता तथा कर्मचारी को रोजगार समझौता भी बनाने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ लिखित दस्तावेज तैयार किए जाते हैं नियोक्ता और उम्मीदवार के बीच, जो कि लिखित होता है और इनके माध्यम से समस्त प्रकार की जानकारियां एक दूसरे को दी जाती हैं। आधारभूत सूचनाएं जो लिखित रोजगार समझौते में सम्मिलित की जाती हैं, वे कार्य के स्तर के अनुसार भिन्न होती हैं। आवश्यक सूचनाएं अलग अलग हो सकती हैं, जो कि कार्य के स्तर के अनुसार होती हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, व्यक्ति और संगठन के लिए प्रशिक्षण के फायदे क्या हैं? प्रशिक्षण से व्यक्ति और संगठन को होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? देखिए संगठन के लिए अलग होते हैं और कर्मचारियों के लिए अलग फायदे होते हैं। संगठन को होने वाले लाभ देखते हैं कि प्रशिक्षण एक व्यवस्थित अधिगम सीखने की प्रक्रिया है, जिसके कारण पैसा तथा प्रयास दोनों की बचत होती है। जब किसी व्यक्ति को अच्छे तरीके से प्रशिक्षित कर दिया जाता है तो वह अच्छे तरीके से कार्य करता है, संसाधनों का सही उपयोग करता है। इससे पैसे की बचत होती है, साथ ही साथ प्रयासों की भी बचत होती है। प्रशिक्षण कर्मचारियों की उत्पादकता की मात्रा तथा गुणवत्ता को बढ़ाती है, जिससे लाभ में बढ़ोतरी होती है। और जो प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, वे अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। इससे संगठन उपक्रम को लाभ प्राप्त होता है।
प्रशिक्षण भविष्य के प्रबंधकों को तैयार करने का कार्य करता है जो आकस्मिक संकट के समय स्थिति संभाल सके। देखिए, जो प्रशिक्षित कर्मचारी होता है वह संकट के समय आसानी से धैर्य नहीं खोता और वह संकट का सामना आसानी से कर लेता है। इससे संगठन को भविष्य के लिए प्रबंधक मिल जाते हैं। प्रशिक्षण कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है तथा अनुपस्थिति को कम करता है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है जिससे उनकी अनुपस्थिति की दर कम हो जाती है। कर्मचारियों के संस्था छोड़ने की दर को भी कम करता है और प्रशिक्षण द्वारा ही कर्मचारी जो एक फर्म को छोड़कर दूसरी फर्म में जाते हैं यह दर भी कम होती जाती है। यह तेजी से परिवर्तित होते तकनीकी तथा आर्थिक वातावरण से भी प्रभावपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सहायक है और प्रशिक्षण के द्वारा आसानी से बदलते हुए पर्यावरण का सामना किया जा सकता है। व्यक्ति या कर्मचारियों को लाभ। देखिए, प्रशिक्षण से क्या लाभ मिलते हैं कर्मचारियों को। प्रशिक्षण के कारण कौशल तथा ज्ञान में सुधार व्यक्ति की जीवन वृत्ति को भी बेहतर बनाता है। इससे जीवन वृत्ति को बेहतर करने में सहायता मिलती है। कार्य का बेहतर निष्पादन व्यक्ति के अधिक कमाने में सहायक है। प्रशिक्षण कर्मचारियों को अधिक कुशल बनाता है और प्रशिक्षण से कर्मचारी अधिक कुशल बनते हैं, उनकी कुशलता का विकास होता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों के संतोष तथा मनोबल को बढ़ाता है और इससे उनका संतोष बढ़ता है, उनमें मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, उनमें उत्तरदायित्व की भावना भी उत्पन्न होती है। चौथा प्रश्न है बच्चों, कॉल कंसल्टेंट्स ने वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवरों के लिए विशेष रूप से www.naukriPao.com शुरू किया है। पोर्टल वरिष्ठ स्तर की नौकरियों को सूचीबद्ध करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि कठोर स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी वास्तविक है। ऊपर दिए गए मामले में भर्ती के स्रोत को बताएं। देखिए, ये केस स्टडी टाइप में है। एक हमें केस दिया गया है, उस पर कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए मामले में भर्ती के स्रोत को बताएं। देखिए, यहाँ पर भर्ती का स्रोत क्या है, www.naukriPao.com। भर्ती के स्रोत के रूप में www.naukriPao.com ऑनलाइन वेबसाइट का प्रयोग किया गया है। भर्ती का यह स्रोत वेब प्रसारण कहा जाता है। दूसरा प्रश्न इससे पूछा गया है, उपरोक्त भर्ती के स्रोत के 4 लाभ लिखें। भर्ती के स्रोत वेब प्रसारण के निम्न लाभ हैं। पहला, समय और ऊर्जा की बचत होती है। वेबसाइट पर जॉब व व्यक्तिगत विवरण अपलोड कर देने से नौकरी प्रदाता और नौकरी चाहने वालों के समय व ऊर्जा की बचत होती है। दोनों का समय भी बचता है और ऊर्जा भी बचती है। दूसरा, बड़ी पहुंच संभव। इस स्रोत से दुनिया के हर कोने तक पहुंच संभव हो जाती है। दूर दराज तक भी पहुंच आसानी से बन जाती है। कंपनियां इस माध्यम से अपनी छवि बाजार में सुधार लेती है और कंपनियां अपनी छवि सुधारने का कार्य भी कर लेती हैं। इन माध्यम से लागत भी बहुत कम आती है जिससे कंपनियों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इस माध्यम से लोगों को भर्ती करने के लिए आमंत्रित करना बहुत सरल हो जाता है और कंपनियों को लाभ भी प्राप्त होता है, उनकी लागत बहुत कम हो जाती है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, एक कंपनी जाइलो लिमिटेड ऑटो घटकों के निर्माण के लिए भारत में एक नया संयंत्र स्थापित कर रही है। भारत इस क्षेत्र में एक बेहद प्रतिस्पर्धा और लागत प्रभावी उत्पादन आधार है। कई प्रतिष्ठित कार निर्माता यहां अपने ऑटो घटक बनाते हैं। जाइलो लिमिटेड भारत में बाजार हिस्सेदारी का लगभग 40% कब्जा करने की योजना बना रही है और अपने नियोजित संचालन के द्वारा 2 वर्षों में लगभग 50 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखती है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे अत्यधिक प्रशिक्षित और प्रेरित कार्यबल की आवश्यकता है। इस मामले में सलाह देने के लिए आपको कंपनी द्वारा रखा गया है। उत्तर देने के दौरान ध्यान रखें कि कंपनी का परिचालन किस क्षेत्र में है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, एक केस हमारे सामने दिया गया है और इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा दें। देखिए, जाइलो लिमिटेड कंपनी द्वारा नियुक्तिकरण की अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, पहले वह भर्ती का कार्य करेगी, उसके बाद चयन का, उसके बाद प्रशिक्षण और विकास का कार्य करेगी। भर्ती, कंपनी को ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जिनको कार के कलपुर्जों के उत्पादन संबंधी पूर्ण जानकारी हो। भर्ती का उद्देश्य उन संभावित कर्मचारियों को आकर्षित करना होना चाहिए जिनके पास कलपुर्जों आदि के उत्पादन संबंधी पूर्ण ज्ञान व अनुभव हो, जिनके पास कार के कलपुर्जे का निर्माण करने के संबंध में ज्ञान हो, अनुभव हो। चयन, संभावित कर्मचारियों के बारे में पर्याप्त जानकारी व ज्ञान उपलब्ध हो जाता है तो उसमें से अपनी कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों का चयन किया जाना चाहिए।
प्रशिक्षण, चयन के उपरांत कर्मचारियों के ज्ञान एवं अनुभव को सुधारने के लिए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनको प्रशिक्षण देकर अपनी फर्म के अनुसार कार्य करवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, भर्ती के कौन कौन से स्रोतों पर कंपनी को भरोसा करना चाहिए? अपने सुझावों के पक्ष में कारण दें। कर्मचारियों के भर्ती के स्रोत, कंपनी को उच्च स्तरीय प्रशिक्षित तथा अभिप्रेरित कर्मचारियों के लिए निम्न स्रोतों को अपनाना चाहिए। प्रत्यक्ष भर्ती, प्रतीक्षा सूची, विज्ञापन, रोजगार कार्यालय, कैंपस भर्ती, वेब प्रसारण। इन माध्यम से वह भर्ती का कार्य आसानी से कर सकती है। तीसरा प्रश्न है, कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली चयन प्रक्रिया की रूपरेखा कारणों सहित दें। कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया, कंपनी को योग्य व प्रशिक्षित कर्मचारियों के चयन के लिए निम्न प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। प्रारंभिक जांच, यानी जो आवेदन भर्ती के समय आए हैं उनकी प्रारंभिक जांच करना। चयन परीक्षाएं, कुछ परीक्षाएं आयोजित करना जिससे कि उन्हें अपने जो कर्मचारी हैं उनके बारे में यह अवगत हो सके कि ये योग्य हैं या नहीं है। साक्षात्कार लिया जाना चाहिए। संदर्भ तथा पृष्ठभूमि की जांच करना। चयन हेतु अंतिम निर्णय लेना, ये कार्य प्रबंधकों द्वारा किया जाता है जो कि साक्षात्कार और चयन परीक्षाओं में पास हो चुके होते हैं। नियुक्ति पत्र सौंपना। छठा प्रश्न है, एक प्रमुख बीमा कंपनी ने डाटा एंट्री ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों के लिए सभी भर्ती, स्क्रीनिंग और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को संभाला। उनके प्रतिद्वंदी अपने बाजार में अधिकांश योग्य समर्थ कर्मचारियों को आकर्षित कर रहे थे। मजबूत अर्थव्यवस्था और नौकरी खोजने वालों की कतार ने भर्ती को और भी कठिन बना दिया था। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी को ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना पड़ा जिनके पास नौकरी के लिए आवश्यक सॉफ्ट कौशल तो थे लेकिन उचित हार्ड कौशल और प्रशिक्षण की कमी थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए बच्चों, ये फिर हमारे सामने एक केस आ गया है और इसका भी हमें कुछ प्रश्नों के माध्यम से उत्तर प्रदान करना है। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में आप कंपनी में क्या समस्याएं देखते हैं? देखिए, आप मानव संसाधन प्रबंधक हैं, आप कंपनी में क्या क्या समस्याएं देखते हैं वो यहाँ बतानी है। कंपनी के सामने निम्न समस्याएं हो सकती है। कर्मचारियों की संख्या तथा योग्यता के संबंध में सही अनुमान नहीं लगा पाना, कि कर्मचारी सही अनुमान नहीं लगा पा रहा है कर्मचारी की योग्यता और उनकी संख्या के बारे में। दूसरा, चयन प्रक्रिया का ठीक से निर्धारण नहीं कर पाना, किस चयन प्रक्रिया को अपनाना है इसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, इसको नहीं अपनाया जा रहा है। भर्ती के सही स्रोत के चुनाव एवं सही चयन प्रक्रिया को नहीं अपनाने के कारण योग्य व कुशल व्यक्ति संस्था के साथ नहीं जुड़ पाते। जब सही भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी तो योग्य व कुशल व्यक्ति संस्था के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपको कैसे लगता है कि इसे हल किया जा सकता है और कंपनी पर इसका क्या असर होगा? देखिए, कठिनाइयों के समाधान के लिए कंपनी को कार्यभार व कार्य शक्ति का सही प्रकार से विश्लेषण कर अपनी आवश्यकता का आकलन करना चाहिए। कितने लोगों की आवश्यकता है, किस कार्य के लिए कितने लोग जरूरी हैं, किस कार्य को किस योग्यता वाला व्यक्ति कर सकता है, इसका सही आकलन कंपनी को करना चाहिए। भर्ती के उचित स्रोत का चयन करना चाहिए जिससे योग्य व उचित व्यक्ति कंपनी की ओर आकर्षित हो सकें। भर्ती का सही तरीका भी इन्हें खोजना पड़ेगा, किस तरीके से सही भर्ती की जाए ताकि योग्य व कुशल व्यक्ति संगठन की ओर आकर्षित हों, यह भी इन्हें ढूंढना होगा। चयन की उपयुक्त विधि का प्रयोग कर कंपनी के लिए योग्य कार्मिकों को नियुक्त किया जाना चाहिए तथा उन्हें संस्था में बनाए रखने के प्रयास करने चाहिए और चयन की भी सही विधि को काम में लेना चाहिए तथा संस्था में लोगों को बनाए रखने के प्रयास भी करने चाहिए। उन्हें समय समय पर प्रेरित करते रहना चाहिए। सातवां प्रश्न है, जयश्री ने हाल ही में मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पूरा किया था। इसके कुछ महीनों पश्चात एक बड़ी स्टील विनिर्माण कंपनी ने उसे मानव संसाधन प्रबंधक नियुक्त किया। वर्तमान में कंपनी 800 लोगों को रोजगार देती है और भविष्य में विस्तार की योजना बना रही है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए 200 व्यक्तियों की आवश्यकता हो सकती है। जयश्री को कंपनी के मानव संसाधन विभाग का पूरा प्रभार दिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए बच्चों, ये फिर से हमारे सामने एक केस आ गया है और कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, बताएं कि किन कार्यों की आशा की जाती है।
कि भाई वह मानव संसाधन प्रबंधक है, उससे किन कार्यों की आशा कंपनी करती है। कंपनी मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में जैसली से निम्न आशा रखती है, वह भर्ती के आंतरिक व बाह्य स्रोतों का मूल्यांकन करे, कि वह भर्ती के आंतरिक और बाह्य स्रोतों का सही तरीके से मूल्यांकन करे, उपयुक्त स्रोत से योग्य कार्मिकों की नियुक्ति की व्यवस्था करे और योग्य कार्मिकों को नियुक्त करने की वह व्यवस्था करे, कार्मिकों के प्रशिक्षण व विकास के लिए योजना बनाकर कार्य करे और प्रशिक्षण और विकास के लिए वह सही योजनाएं बनाए और वैसे ही कार्य करे, कंपनी के उचित कार्य वातावरण का निर्माण करे और कंपनी में सही कार्य वातावरण का निर्माण करने का कार्य भी वह करे। दूसरा प्रश्न है, आपको उसकी नौकरी में क्या समस्याएं दिखती है। देखिए जैसी कि नौकरी में कुछ समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। पहली समस्या है आंतरिक स्रोत से भर्ती पर वह कंपनी को आवश्यक श्रम शक्ति की पूर्ति नहीं कर सकती। आंतरिक स्रोत सीमित होते हैं, इससे आवश्यक श्रम शक्ति की पूर्ति नहीं की जा सकती। बाह्य स्रोत से भर्ती करने पर लागत अधिक आती है तथा वर्तमान कार्मिकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर असंतोष उत्पन्न हो सकता है और बाह्य स्रोतों से भर्ती करने पर लागत बढ़ेगी, साथ ही जो कर्मचारी पहले से कार्यरत हैं उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगेगी जिससे उनमें असंतोष उत्पन्न हो सकता है, यह भी एक समस्या है। तीसरा प्रश्न है, वह अपनी नौकरी कुशलता से करने के लिए क्या कदम उठाएगी। जैसे अपनी नौकरी को कुशलता से करने के लिए निम्न कदम उठा सकती है। वह कार्यरत कर्मचारियों को प्रेरित कर अधिक सहयोग प्राप्त करे, जो पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं उनको अधिक प्रेरित करे ताकि वह अच्छा कार्य करें। भर्ती के ऐसे बाह्य स्रोत का उपयोग करें जिसमें लागत कम से कम आए तथा योग्य कार्मिक कंपनी को प्राप्त हो सके। देखिए योग्य कार्मिक प्राप्त करने हैं हमें बाह्य स्रोत से, तो ऐसे स्रोत का चयन किया जाए जिससे कि लागत कम से कम आए और अच्छे योग्य व्यक्ति भी संस्था को मिल सकें। चौथा प्रश्न है, संगठन में उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। संगठन में मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वह मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में केवल कर्मचारियों की भर्ती, चयन वह प्रशिक्षण तक ही सीमित न रहकर आवश्यकतानुसार योग्य कार्मिकों को खोजने, उन्हें प्रेरित करने, प्रशिक्षण व विकास के अवसर प्रदान कर संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। देखिए मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अपने उपक्रम के लिए, तो यहाँ पर उसकी भूमिका संगठन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों आज हमने इस अध्याय के प्रश्नोत्तर किए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।